नमस्कार। मॉलिक्यूल्स की इस फैसिनेटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की पहचान सिर्फ उसके एटम से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो 3D स्पेस में दिखते कैसे हैं, उनका आर्किटेक्चर कैसा है। तो आज हम इसी वेक्टर ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर होगा और उसके अंदर की फोर्सेस कैसे काम करती हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत हम एक ऐसी केमिकल पहेली से करते हैं जो पहली नज़र में शायद आपके सारे लॉजिक्स को हिला कर रख देगी। तो तैयार हो जाइए केमिकल बॉन्ड्स के बारे में अपनी समझ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। तो सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में वो सबका बॉस है। तो अगर हम अमोनिया यानी NH3 लें और उसके हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन लगा दें, जिससे हमें मिलेगा NF3, तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को अमोनिया से कहीं ज्यादा पोलर होना चाहिए। सोचने वाली बात है ना? पर यहीं तो कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। असलियत ठीक इसके उलट है। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट है 1.47 डबाई, जबकि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का सिर्फ 0.23 डबाई। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही वो दिलचस्प रहस्य है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले बिल्कुल बेसिक्स पर लौटना होगा। खेल के नियमों को समझना होगा, मतलब केमिकल बॉन्ड्स का असली नेचर क्या है। ये स्लाइड एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताती है। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता। असल में सारे बॉन्ड्स एक स्पेक्ट्रम पर होते हैं। यहाँ तक कि सबसे सीधा साधा बॉन्ड, जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का, उसमें भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता ही है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कैसे इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में एक दिशा तय करता है। H.H बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर बटे हुए हैं, लेकिन HF में फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी खिंचाव से एक पोलर बॉन्ड बनता है, जिसे हम इस तीर यानी वेक्टर से दिखाते हैं। तो इस पोलैरिटी को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए केमिस्ट एक बहुत ही जरूरी टूल का इस्तेमाल करते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसे ग्रीक अक्षर म्यू से दिखाया जाता है। डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ये हमें न सिर्फ ये बताता है कि चार्ज कितना अलग हुआ है, बल्कि, और ये सबसे ज़रूरी बात है, ये भी बताता है कि ये अलगाव स्पेस में किस दिशा में हुआ है। इसका फॉर्मूला काफ़ी आसान है, म्यू बराबर Q गुणा R। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, Q है चार्ज का मैग्नीट्यूड और R है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच की दूरी। तो फाइनल डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए चार्ज और दूरी दोनों ही बराबर के ज़रूरी हैं। डाइपोल मोमेंट की यूनिट है डिबाई, जिसे हम D से लिखते हैं, और एक डिबाई होता है 3.33564 गुणा 10 की पावर -30 कूलम मीटर के बराबर। बस यही वो नंबर है जो हमें वेक्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लैब में की गई असली नापतोल से जोड़ने में मदद करता है। अब हम आ रहे हैं मामले की जड़ तक। देखिए, सिर्फ अलग अलग बॉन्ड्स की पोलैरिटी जानना काफी नहीं है। असली खेल तो ये है कि ये सारे बॉन्ड्स 3D स्पेस में अरेंज कैसे हैं। यहीं पर ज्योमेट्री यानी मॉलिक्यूल का आकार उसकी किस्मत तय करता है। पानी का मॉलिक्यूल H2O वेक्टर एडिशन का सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसमें दो OH बॉन्ड हैं और दोनों पोलर हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल का शेप बेंट यानी मुड़ा हुआ है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बल्कि ये जुड़ जाते हैं और एक अच्छा खासा नेट डाइपोल मोमेंट बनाते हैं 1.85 D का। अब इसकी तुलना उन मॉलिक्यूल्स से करते हैं जिनमें एकदम परफेक्ट सिमेट्री है, जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 जो लीनियर है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 जो ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ भले ही अलग अलग बॉन्ड पोलर हैं, पर उनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट एक संतुलित रस्साकशी के खेल जैसा है। सारे वेक्टर्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0। तो अब वेक्टर्स और ज्योमेट्री की इस नई समझ के साथ चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर, NH3 बनाम NF3। तो इस पूरे रहस्य की चाबी एक ऐसे खिलाड़ी के पास है जिसे हम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। वो है नाइट्रोजन पर मौजूद अकेला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी लोन पेयर, और उसका अपना ऑर्बिटल डाइपोल।
अब देखिए, अमोनिया में ये ऑर्बिटल डाइपोल और NH बॉन्ड्स के डाइपोल सब एक ही दिशा में हैं, तो वे एक दूसरे की ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में कहानी एकदम उल्टी है। ऑर्बिटल डाइपोल ऊपर की तरफ है और NF बॉन्ड्स के डाइपोल नीचे की तरफ। ये एक दूसरे के असर को ही काट रहे हैं। तो समाधान ये है, अमोनिया में वेक्टर्स एक टीम की तरह काम करते हैं, वो जुड़ जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं और एक दूसरे को काफ़ी हद तक कैंसिल कर देते हैं। बस यही वजह है कि अमोनिया NF3 के मुकाबले इतना ज़्यादा पोलर है। अब जब हमने ये रहस्य सुलझा लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। वेक्टर्स और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में हमने सबसे ज़रूरी बात क्या सीखी है? ये टेबल हमारी आज की कहानी के मेन किरदारों का एक क्विक रीकैप है। यहाँ हमें एक साफ पैटर्न दिखता है। जो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे कि बेंट या पिरामिडल, वो पोलर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। और जहाँ एकदम परफेक्ट सिमेट्री है, जैसे लीनियर या ट्राइगोनल प्लेनर, वहाँ नेट पोलैरिटी 0 हो जाती है, क्योंकि सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर ऑर्बिटल्स और 3D ज्योमेट्री के बीच का एक बहुत ही नाजुक स्थानिक तालमेल है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां सही धुन बनाने के लिए हर इंस्ट्रूमेंट का तालमेल में बजना जरूरी है। और आखिर में बस ये याद रखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के बर्ताव को सच में समझना है, तो सिर्फ उसके चार्ज गिनने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके अंदर चल रहे वेक्टर्स के खेल का नक्शा बनाना होगा।